इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो लम्हों की, द्वितीय विश्व युद्ध के आखिर में गिराए गए दो एटम बम की। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ दो बमों ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये तो एक नए और सच कहूं तो शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थी। चलिए आज इसी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1945 में यूरोप में तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, बंदूकें शांत थीं, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में प्रशांत महासागर में जंग की आग अभी भी धधक रही थी, बहुत बुरी तरह। अब जरा सोचिए, जमीन पर लड़ाई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब था कि लाखों लोग दोनों तरफ से मारे जाते। एलाइड फोर्सेस जो थीं वो जापान पर एक जबरदस्त हमले की तैयारी कर रही थीं, और सबको पता था कि इसमें जो नुकसान होगा वो अनइमेजिनेबल होगा, बहुत ही ज्यादा। हाँ, एक बात और समझना जरूरी है। ऐसा नहीं था कि एटम बॉम्ब से पहले कुछ नहीं हो रहा था। जापान पर पहले से ही जबरदस्त हवाई हमले चल रहे थे। मतलब 64 शहर पारंपरिक बमों से तबाह हो चुके थे। और जब 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो एलाइज की पूरी मिलिट्री पावर अब सिर्फ एक ही तरफ मुड़ गई थी, जापान। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा सीक्रेट हथियार तैयार हो रहा था जो जंग का पूरा पासा ही पलटने वाला था। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और इस टॉप सीक्रेट मिशन का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एफर्ट था, जिसका सिर्फ एक मकसद था, एटम की ताकत को एक बम में कैद करना। तो इस प्रोजेक्ट से निकले दो अलग अलग तरह के बम। एक था लिटिल बॉय, ये यूरेनियम बेस्ड था, एक गन टाइप डिजाइन। और दूसरा था फैटमैन, जो प्लूटोनियम यूज करता था, और इसका डिजाइन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इम्प्लोजन टाइप था। मतलब दोनों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी। अब इन नए और भयानक हथियारों को इस्तेमाल करने से ठीक पहले जापान को एक आखिरी मौका, एक फाइनल पॉलिटिकल वार्निंग दी गई। ये तारीख थी 26 जुलाई 1945। पॉट्सडम डिक्लेरेशन में एलाइज ने जापान से कहा कि वो बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दें, और चेतावनी बिल्कुल साफ थी, या तो सरेंडर या फिर तत्काल और पूर्ण विनाश, प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन। लेकिन जापान की सरकार ने इस अल्टीमेटम को अनसुना कर दिया, उसे नज़रअंदाज कर दिया, और उनकी इसी चुप्पी ने आगे जो हुआ उसके दरवाजे खोल दिए। तो जैसे ही अल्टीमेटम नज़रअंदाज हुआ, हमले की मशीनरी हरकत में आ गई। यूनाइटेड किंगडम से सहमति ली गई, अमेरिकी सेना को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए, और टारगेट के लिए ऐसे बड़े शहर चुने गए जहां मिलिट्री फैसिलिटीज भी थीं। और फिर आया अगस्त 1945, वो महीना जब दुनिया ने एटॉमिक एज में कदम रखा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 6 अगस्त हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन। और इन दो हमलों के सिर्फ 6 दिन बाद 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर का ऐलान कर दिया, और 2 सितंबर को जंग ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन इस अंत की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। सिर्फ हिरोशिमा की बात करें तो बम और उसके बाद के असर जैसे रेडिएशन से मरने वालों का आंकड़ा 90,000 से 1,66,000 के बीच था, और नागासाकी में ये आंकड़ा 60,000 से 80,000 के बीच था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तबाही का अंदाजा देते हैं जो बस कुछ ही मिनटों में हुई थी। और एक और बात जो हैरान कर देती है, हिरोशिमा में एक बड़ा मिलिट्री बेस था, ये सच है, लेकिन इसके बावजूद मरने वालों में से 90%, 90% आम लोग थे, सिविलियन। और ये तबाही उसी दिन खत्म नहीं हुई। नहीं, इसके बाद महीनों तक लोग जलने से, रेडिएशन की खौफनाक बीमारी से और दूसरी चोटों से धीरे धीरे मरते रहे। ये एक बहुत लंबा और दर्दनाक सिलसिला था। इन हमलों के साथ ही एक बहस भी शुरू हुई, एक ऐसी बहस जो आज तक 75 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है। और ये बहस है इन बमों की जरूरत और नैतिकता को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जंग को खत्म करने के लिए ये बमबारी वाकई जरूरी थी? इस एक सवाल पर इतिहासकार और एक्सपर्ट्स आज भी एक मत नहीं हैं। तो इस बहस के मोटे तौर पर 2 साइड हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि इन बमों की वजह से जंग जल्दी खत्म हुई और लाखों जानें बच गईं जो एक जमीनी हमले में जाती। उनका यह भी मानना है कि इसी वजह से एक लॉन्ग पीस का दौर शुरू हुआ।
वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था, कि एक वॉर क्राइम था और इसने बहुत गहरे नैतिक सवाल खड़े कर दिए। और हाँ, इससे भविष्य में न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बढ़ गया। तो बात यह है कि 1945 में जो एटॉमिक एज शुरू हुआ था, हम आज भी उसी में जी रहे हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी की जो लेगेसी है, जो विरासत है, उसका हमारे आने वाले कल के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।